Good morning, students. Today we continue with the second chapter of political science, which is called the rights in the Indian Constitution. We are discussing the rights, the fundamental rights that are mentioned in the Indian Constitution. The first right, right to equality, we had discussed. Now, this is not the one single right. जो राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, उनके अंदर फिर बहुत सारी सब राइट्स हैं और यही समझना ज़रूरी है. वन थिंग दैट वी लर्न वाज दैट इनिशियली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स, फिर उसमें से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया और अब 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. बट इन हर राइट के अंदर बहुत सारे सब राइट्स हैं, बहुत सारे इसके सेक्शंस हैं और उनको समझना ज़रूरी है. तो राइट टू इक्वालिटी के अंदर विच हैव ऑलरेडी डन. तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ. कानून सबको बराबर ट्रीट करेगा. अगर कोर्ट में कोई जाता है या कुछ भी, कानून की नज़र में सभी बराबर होंगे. नो रिच, नो पुअर, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, व्हाटएवर. ओके, एवरीवन इज इक्वल. सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, लॉज सभी को प्रोटेक्ट करेगा. एवरीवन इज इम्पॉर्टेंट वेदर रिच और पुअर और व्हाटएवर दे आर. प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये हमने कल डिस्कस किया था दैट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन. रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, रेस के आधार पर नहीं होगा, कास्ट के आधार पर नहीं होगा, सेक्स विच मीन्स जेंडर, मेल फीमेल, उसके आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. और एंड प्लेस ऑफ बर्थ, दैट इज व्हाट वी डिस्कस यस्टरडे. Now this is also important. Everyone will have equal access to shops. सभी कोई शॉप्स में जा सकेंगे, होटल्स में जा सकेंगे, वेल्स एंड टैंक से पानी ले सकेंगे, बेदिंग घाट्स में सभी लोग नहा सकेंगे एंड रोड्स वगैरह पे सभी लोग चल सकेंगे. Now this might seem weird. ये अजीब बात है, ये तो फैक्ट है, सभी जाते हैं, इसमें नई बात क्या है. बट दैट इज़ नॉट वॉट यूज्ड टू हैपन इन इंडिया. बिफोर इंडिपेंडेंस ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंडिया में जिनका चलन था कि हम शेड्यूल कास्ट के लोगों को, जिनको अभी कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट से कहते हैं, ये जो शूद्र लोग थे, जो दलित थे, इन्हें बहुत जगह जाना अलाउड नहीं था. क्योंकि ये वेल से पानी नहीं भर सकते थे, ये हर जगह नहीं जा सकते थे, टेम्पल्स नहीं जा सकते थे, शॉप्स में नहीं जा सकते थे, होटल्स में नहीं जा सकते थे. ओके, तो दैट अनटचेबिलिटी उसमें प्रैक्टिस की जाती थी. इसीलिए यहाँ पे कि हर चीज़ हर किसी के लिए ओपन है, सो दैट लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे ये वेल में ये लोग पानी नहीं भर सकते, या फिर जो पब्लिक प्लेसेस हैं, ओके, दीज आर ऑल पब्लिक प्लेसेस. या पब्लिक प्लेसेस की बात हो रही है कि पब्लिक प्लेसेस में एवरीवन इज इक्वल, सभी लोग जा सकते हैं. एवरीवन कैन हैव एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस. इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. ना इक्वलिटी, अगर लोगों को काम करने की आज़ादी नहीं है कि नहीं आप इस कास्ट के हैं इसलिए आपको ये नौकरी नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो हिंदू का अगर वर्ण सिस्टम आप समझेंगे, ब्राह्मणिकल जो सिस्टम है, जिसमें कि हिंदू समाज को 4 ग्रुप में बांटा गया, जिन्हें 4 वर्ण बोलते हैं और 4 वर्ण बोलते हैं, जहाँ पे यू नो इट, ब्राह्मण आर एट द टॉप, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. ना शूद्र को उसमें बहुत कम राइट्स हैं, फिर कोई भी राइट्स नहीं दिए गए थे उन्हें, उनको अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया जाता था. एंड लोगों के काम बटे हुए थे इसमें कि वैश्य हैं, आप ट्रेड करेंगे, आप एग्रीकल्चर करेंगे, आप क्षत्रिय हैं, आप वॉरियर्स होंगे, आप किंग्स होंगे, ब्राह्मण्स हैं, ओनली दे विल हैव द राइट टू परफॉर्म रिचुअल्स एंड वही पूजा पाठ या वेद पढ़ सकेंगे, वही पूजा पाठ कर सकेंगे. तो इस तरह से काम बटे हुए थे. इसको बदलने के लिए कि ये क्यों बटे हों, ऑब्वियसली ये सबके लिए इक्वल किया जाए, जो भी इंसान जो काम करना चाहता है उसे ये अलाउड होना चाहिए. सो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. ओके, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब है बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट की बात हो रही है कि गवर्नमेंट सभी को नौकरी देते समय सबको इक्वली ट्रीट करेगी. वो उसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि गवर्नमेंट जब कोई नौकरी के लिए एप्लीकेशन मांगेगी तो सभी लोगों को बराबर ट्रीट करेगी और वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी. एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत है वो उसको अबॉलिश कर दिया गया है. ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, अगर इसको कोई प्रैक्टिस करता है तो फिर उससे सजा हो सकती है. एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये समझना भी ज़रूरी है, ये भी पुरानी चीज़ हो गई है एक तरीके से.
क्योंकि अंग्रेज लोग बहुत लोगों को टाइटल दिया करते थे खुश करने के लिए, इंडियंस को अलग अलग तरह के टाइटल्स हम अभी भी वर्ड्स यूज होते हैं, और बहुत सारे लोगों के नाम के आगे किसी को सर कहना, किसी को नवाब कह देना, किसी को जुबेदार, तो ये जो टाइटल्स हैं इनको अबॉलिश किया गया। इसीलिए क्योंकि अगर किसी के आगे टाइटल लग जाने से वो बाकी लोगों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता था, विच इज़ अगेंस्ट राइट टू इक्वल। ये कहा गया ना एवरीवन इज इक्वल, लेकिन अगर हम किसी को कोई टाइटल उसको उपाधि दे देंगे, कोई एक्सेप्ट फॉर ये डिफेंस, इन लोगों को ऑनर करना वो इसमें नहीं आता है, तो वो फिर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। दैट इज़ वाई सभी को इक्वल रहे, इसलिए टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया गया। ये बेसिकली वो टाइटल्स हैं जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ने बहुत लोगों को दिए हुए थे। ओके, जैसे हम जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को सर रविन्द्रनाथ टैगोर को, ये सर टाइटल कहाँ से आया? ये सर टाइटल ब्रिटिशर्स ने दिया। ओके, एंड इन टाइटल्स को वो बहुत मिसयूज़ करते थे इंडियंस को खुश करके अपने काम करवाने के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, उनको इसलिए नहीं दिया गया, बट ऐसे इन टाइटल्स को मिसयूज़ करते थे, इसीलिए इन टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया गया। ओके, नाउ टुडे विल बी फोकसिंग ऑन द सेकेंड राइट, ये है राइट टू फ्रीडम। अभी जो हम बात कर रहे थे वो राइट टू इक्वालिटी थी, उसके अंदर बहुत सारी राइट्स थे। दिस इज गिवन इन योर बुक एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस राइट्स मीन। ये अबॉलिशन ऑफ टाइटल से लिखा रहता है, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि इसका क्या मतलब है, एंड अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल्सो दीज आर थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ राइट टू फ्रीडम पर आते हैं। राइट टू फ्रीडम ये सेकेंड राइट है हमारी फंडामेंटल राइट। 6 राइट्स में से सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी का मेंशन है, फिर राइट टू फ्रीडम। नाउ फ्रीडम एंड लिबर्टी, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। फ्रीडम एक तरीके से फिजिकल फ्रीडम की बात होती है। ओके, वी आर नॉट अंडर समबडीज कंट्रोल, हम फ्री हैं। ओके, नोबडी इज रूलिंग ओवर अस। तो एक तो वो फ्रीडम जो कि कंसेप्ट समझते हो दैट इंडिया इज अ फ्री कंट्री, बट व्हाट इज लिबर्टी? लिबर्टी इज फ्रीडम इन आवर एक्सप्रेशन, इन आवर थॉट। ओके, उस फ्रीडम की बात हो रही है। सो फ्रीडम टू एक्सप्रेस, वी आर फ्री, बट इफ वी डू नॉट हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, ओके, दैट मीन्स वी आर नॉट लिबरेटेड। तो ये फ्रीडम एंड लिबरेटेड में क्या डिस्टिंक्शन करना ज़रूरी है, और क्योंकि कहीं पे ये वर्ड आएगा लिबर्टी, कहीं आएगा ये फ्रीडम। ऑफ कोर्स बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, पहली राइट लेते हैं इसमें है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्या मतलब है कि लोगों को बोलने की आज़ादी है। बोलने का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट है या किसी चीज़ को अगर वो क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ओके, अगर कोई पेंटर पेंटिंग बनाना चाहता है तो उसे नहीं रोका जा सकता। ही इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। कोई फिल्म मेकर फिल्म के जरिए अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, एक राइटर बुक लिखकर अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, तो ये लोगों को अधिकार है और वो ये सारे काम कर सकते हैं। ओके, लेकिन कहाँ पर एक लिमिट आती है जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की एक लिमिट भी है। हम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हम किसी और को नुकसान उसका नहीं पहुँचा सकते। ओके, हम गलत नहीं बोल सकते, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, सो दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने की और बोलने की आज़ादी है। सेकेंड इज असेंबल पीसफुली, हम इकट्ठे हो सकते हैं और पीसफुली, नॉट विदाउट आर्म्स, हथियार लेके इकट्ठे नहीं हो सकते। ओके, तो अगर सपोज सरकार, ये इसलिए है कि अगर सरकार कुछ गलत कर रही है, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, रैली निकालना है और लोग इकट्ठा होना चाहते हैं उसके लिए, तो उसको सरकार मना नहीं कर सकती। तो अगर किसान बैठे हुए हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो रैली निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें रोका नहीं जा सकता। ये उनका अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको अधिकार दिया है कि वो पीसफुली असेंबल कर सके। एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है दैट ऑल दीज राइट्स, इनका एक राइडर है, एक सब राइडर है, इनका सब में एक रिस्ट्रिक्शन भी है। ओके, कि कुछ केसेस में इन सब राइट्स को काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ये कर सकती है, जैसे यही है असेंबल पीसफुली। लेकिन अगर कहीं पे कुछ वायलेंट एक्टिविटी हो रही है, कहीं पे राइट्स हो रहे हैं, कहीं पे दो रिलीजन या दो कास्ट के लोगों में लड़ाई हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ रही है, लोग मारे जा रहे हैं, लोगों की जान को खतरा है, अगर लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो वो कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी कर सकते हैं।
ऐसे केसेस में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, सेक्शन 144 है कि 5 लोगों से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा, ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। ओके, अभी हम देखते हैं कि कोविड में भी जब लॉकडाउन होता है तब भी इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कर्फ्यू को लगा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट है, हम तो असेंबल होंगे, हम पीसफुली असेंबल होंगे, बट अभी हम देख रहे हैं कि कोविड में लॉकडाउन में हम ये राइट काफ़ी हद तक कर्टेल हो जाती है। लोगों को कहा जाता है कि नहीं, आप असेंबल नहीं कर सकते, चाहे वो मैरिज में हो, चाहे टेम्पल में हो, चाहे कहीं भी हो, ये सारी राइट्स ऑब्वियसली इन पे कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है। सर्कमस्टेंस पे डिपेंड करता है, बट इफ सम पीपल आर ट्राइंग टू पीसफुली प्रोटेस्ट, अगर वो रैली निकाल रहे हैं, अगर वो कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं तो उनको रोका नहीं जा सकता। मतलब यू हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट, इसलिए ये पीसफुल असेंबली के लिए अलाउ करते हैं। फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, पॉलिटिकल पार्टीज बनाना, एसोसिएशन बनाना, ट्रेड यूनियंस बनाना, ये ऑब्वियसली अलाउड है, इसको रोका नहीं जा सकता। ओके, मूव फ्रीली इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीवन, अगर इंडियन है आप तो इंडिया के किसी भी हिस्से में आप जा सकते हैं। नो वन कैन टेल यू दैट यू आर फ्रॉम सच एंड सच प्लेस, आप हमारे स्टेट में क्यों आ गए, आप हमारे टाउन में क्यों आ गए, आपको यहाँ अलाउ नहीं किया जाता है, आप यहाँ नहीं आ सकते हैं। अगर कोई इंडियन है तो उसको इंडिया के हर पार्ट में जाने का अधिकार है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये अधिकार देता है। ओके, सो मुंबई पीपल कैन नॉट से why North Indians are coming to Mumbai, they cannot come here. No, every Indian can go to every part of India. Okay, now इसी से लिंक है ये, हम फ्रीली घूम तो सकते हैं, ये जा तो सकते हैं, लेकिन हम वहाँ रह भी सकते हैं, रिजाइड, रेसिडेंस भी बना सकते हैं। So if we belong to North India, we want to go to South India and stay there, we can do that. They can come to North India and they can stay. Okay, so residence बनाना, घर बनाना, and settle in any part of India. Okay, ये दोनों तरीके से इंटरलिंक्ड है, इसमें मूव फ्रीली, आई डोंट नो दिस शुड हैव बीन गिवन इन वन राइट, लेकिन इसको अलग-अलग दे दिया गया कि कोई कहीं भी जा सकता है और दूसरा है कि कोई कहीं भी जाके रह सकता है। ओके, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। नाउ ये प्रोफेशन फ्रीडम, ठीक है, अगर पर्सन अपना जो चाह रहा है, यहाँ पे और भी है, नॉट जस्ट प्रोफेशन, बट अगर कोई नौकरी ही नहीं बल्कि कोई और काम करना वो चाह रहा है, दिस एंटायर राइट, इसमें और भी वर्ड्स हैं। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी और बिजनेस, कोई काम करना, ट्रेड और बिजनेस। ओके, तो इंसान जो भी चाहे अपना लिविंग के लिए वो कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आई टोल्ड यू, हिंदू सोसाइटी में रिस्ट्रिक्शंस थे, उनको हटाया गया है। ओके, इस राइट के जरिए। देन कुछ और राइट्स हैं और उनको थोड़ा डिस्कस करना डिटेल में ज़रूरी है। नाउ राइट टू फ्रीडम में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वी सॉ कि इसमें जो फोरमोस्ट राइट है अमंग राइट्स टू फ्रीडम इज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी हमसे छीनी नहीं जा सकती, लेकिन एक केस में छीनी जा सकती है, एंड दैट इज, इसमें लिखा हुआ है एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एज लेड डाउन अंडर द लॉ। कानून में अगर इसका कोई प्रोसीजर है किसी की ज़िंदगी लेने का, और यहाँ पर बात हो रही है जब किसी को somebody sentenced to death, उसे मौत की सज़ा सुनाई जाती है, तो उसकी लाइफ ली जाती है, उसको उसलिए हैंग किया जाता है, तो उस केस में ये अलाउड है कि प्रॉपर प्रोसीजर से उसको पूरा मौका दिया गया, उस पर केस चलाया गया, फिर क्राइम प्रूव हुआ, और क्राइम भी इतना बड़ा था कि कोर्ट्स को लगा के उसे देना चाहिए ये सेंटेंस टू डेथ, फिर उसे एक और मौका मिलता है कि वो प्रेसिडेंट को अपील कर सके, एंड फाइनली ये जो पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद किसी की लाइफ ली जा रही है क्योंकि उसने कुछ गलत किया है, इसलिए ये अलाउड है। बहुत रेयर केस की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, बट अदरवाइज नोबडीज लाइफ, एवरीवन्स लाइफ इज प्रेशियस, और किसी की भी लाइफ को खतरा नहीं हो सकता है और उसकी लाइफ नहीं ली जा सकती है, ये इम्पोर्टेंट है। एंड दिस मीन्स दैट नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड फॉर सच एन अरेस्ट। ये अरेस्ट करते समय बहुत सारे
राइट्स हैं हमारे पास। हमें बिना बताए कि हमने क्या गुनाह किया है हमें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर हमें अरेस्ट कर लिया गया है तो हमें अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए लॉयर को हायर करने का हमें पूरी इजाज़त होगी। वो भी हमारे चॉइस का लॉयर कि अगर हम चाहते हैं कि मेरा केस ये लॉयर डिफेंड करे तो फिर ये परमिशन मुझे मिलेगी। ओके, तो जो भी जिसको भी अरेस्ट किया गया है पहले तो उसका गुनाह बताया जाए, उसको बताया जाए कि आपको किस लिए अरेस्ट किया गया है। एंड सेकेंड इज कि उसको लॉयर अपना रखने की पूरी आज़ादी है। थर्ड इज अगर हम किसी को अरेस्ट कर रहे हैं देन विद इन 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी है। और ये मजिस्ट्रेट कोई पुलिस से रिलेटेड नहीं होगा, ये ऑब्वियसली जुडिशल सिस्टम से रिलेटेड होगा, मतलब कोई जुडिशरी से रिलेटेड ही मजिस्ट्रेट हैं। और उनके सामने पेश करना मतलब पुलिस किसी को पकड़ सकती है केवल 24 घंटे के लिए, और 24 घंटे के अंदर उसे पेश करना पड़ता है कोर्ट्स में, प्रेजेंट करना पड़ता है, वहाँ बताना पड़ता है कि हमने इसको इसलिए अरेस्ट किया है। और वहाँ अगर पुलिस प्रूव नहीं कर पाई तो फिर उसे छोड़ दिया जाएगा, छोड़ने के लिए कहा जाएगा। ओके, तो ये अरेस्ट के समय को बताना पड़ता है। दूसरा, उसे लॉयर रखने की इजाज़त है। थर्ड, उसे 24 आवर्स के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे संडे को कोर्ट्स बंद हैं, किसी को सैटरडे को अरेस्ट किया तो फिर उसे मंडे को ही उसे कोर्ट ले जाया जाएगा, या बीच में कोई कोर्ट्स बंद हैं, किसी तरह का कोई हॉलीडे है तो उस केस में ये 24 आवर्स एक्सटेंड भी हो जाते हैं। ओके, अगर कोर्ट्स ही बंद है तो फिर ये पीरियड एक्सटेंड भी हो जाता है। ओके, तो ये राइट्स हैं। जब हमें डिटेंशन होता है, हमें जब कोई हमें पकड़ लिया जाता है, पुलिस हमें अरेस्ट कर लेती है, तो उस समय हमारे क्या अधिकार है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हम देख लेते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट राइट है जो कि बाद में ऐड भी है, राइट टू एजुकेशन। 14 ईयर्स से नीचे जो भी हैं उनको अधिकार है एजुकेशन पाने का। अगर किसी विलेज में स्कूल नहीं है या उसके आसपास नहीं है और उसे ये एजुकेशन की फैसिलिटी गवर्नमेंट नहीं दे रही है, दैट ही कैन गो टू द कोर्ट। इन सब राइट्स को सुप्रीम कोर्ट खुद ही डिफेंड कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स है प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ बिकॉज क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स इन राइट्स को खुद प्रोटेक्ट करते हैं एंड डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है अगर ये राइट्स किसी की उसे प्रैक्टिस करने को नहीं मिल रही है तो। ओके, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक और है, इसमें कुछ और है, राइट टू शेल्टर एंड लाइवलीहुड, उसको भी इंक्लूड कर दिया गया है कि हमें लोगों को काम करना और उसको शेल्टर विदाउट मीन्स ऑफ लिविंग वो कैसे रहेगा, इसलिए राइट्स को एक्सटेंड भी किया जा रहा है। और कोर्ट्स कुछ ऑर्डर में ये कहते हैं कि लोगों के पास अपना जीने का अगर उसके पास साधन नहीं है तो फिर वो कैसे फ्री हुआ, ये कौन सी फ्रीडम है। ओके, तो फ्रीडम का तो मतलब ये है कि उसके पास साधन भी हो जिससे कि वो अपनी फ्रीडम को महसूस कर सके। ओके, इस देश में रह के किसी को खाना नहीं मिल रहा है, किसी के पास घर नहीं है, कोई कुछ काम नहीं कर पा रहा है, तो फिर इसे वो कोर्ट्स का अब मानना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इन राइट्स को क्योंकि इंटरप्रेट सुप्रीम कोर्ट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट जजेस में जब कोई केस को ये देते हैं, वर्डिक्ट देते हैं, तो उसमें जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स ने ये कहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि राइट टू लाइवलीहुड भी इसमें आती है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, बट ये उनका इंटरप्रिटेशन है कि मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इंसान जी सके तभी तो वो फ्रीडम को एक्सप्रेस करेगा, तभी तो वो फ्रीडम को महसूस करेगा। ओके, प्रिवेंटिव डिटेंशन, कई बार लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है फिर भी उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये प्रोसीजर तब है जब पुलिस को लगता है, गवर्नमेंट को लगता है कि ये पर्सन कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, कोई इवेंट होने वाला है वहाँ पर वो कोई प्रॉब्लम कर सकता है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए पब्लिक की सेफ्टी को देखते हुए उसे पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है। समटाइम्स इट हैपेंस कि इलेक्शंस होने वाले हैं और इलेक्शन के दिन ये पर्सन है, इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ये पहले
क्राइम कर चुका है, इलेक्शंस में गड़बड़ी कर चुका है, तो हो सकता है वो करे, इसलिए इसको अरेस्ट कर लो। तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन, किसी हादसे को होने से रोकने के लिए भी कई बार अरेस्ट कर लिया जाता है, वो होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये अनलॉफुल एक्टिविटी की नहीं है, इसने कर सकता है, लेकिन हाँ उसका बेस होना चाहिए, उसका आधार होना चाहिए। पुलिस विल हैव टू प्रूव इन द कोर्ट कि यस ये अनलॉफुल पर्सन है, इसने पहले बहुत सारे क्राइम्स किए हैं, ये अनलॉफुल एक्टिविटी करता है और इसके करने की संभावना थी, इसलिए हमने इसको अरेस्ट किया है। ओके, इसे हम प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं, क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए किसी को अरेस्ट करना। ओके, दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। इट कैन डिटेन और अरेस्ट दैट पर्सन, उसको कहीं पे रोका जा सकता है या फिर उसको अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन ओनली अप्लाइज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months। ओके, तो इसमें एक पीरियड है कि किसी को अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो मैक्सिमम लिमिट है दैट इज 3 months। 3 months से ज़्यादा किसी को नहीं रखा जा सकता इस तरह से। ओके, नाउ ये जो राइट्स हैं, दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ये वर्ड समझना जरूरी है। These rights are not absolute। हमें तो आज़ादी दे दी, we have the freedom of speech and expression, तो हम कुछ भी बोलेंगे। These rights are not absolute। Okay, restrictions हैं and but वो restrictions कैसे हैं? वो restrictions जायज़ हैं, वो सही हैं और गवर्नमेंट कुछ हद तक restrictions लगा सकती है। तो ये absolute rights नहीं है कि हम इनका ये कहें कि नहीं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं, दैट इज नॉट द केस। ओके, फॉर एग्जाम्पल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसी की बात करते हैं। जो फर्स्ट राइट है कि ये एब्सोल्यूट है कि नहीं, इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस सच एज पब्लिक ऑर्डर, पीस एंड मोरालिटी। किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ओके, आप लोगों को भड़का नहीं सकते हैं, आप गलत बयान नहीं दे सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं इसमें। फ्रीडम टू असेंबल टू इज टू बी एक्सरसाइज पीसफुली, मैंने बताया कि ये जो सेकंड राइट है इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है। ओके, तो हर जगह देखा जा सकता है कि रिस्ट्रिक्शन इन सर्टेन एरिया डिक्लेयरिंग असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स एज अनलॉफुल, ये आर्टिकल 144 है जहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। ओके, राइट ऑफ अक्यूज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स है। हमने किसी को अक्यूज कर दिया कि आपने ये क्राइम किया है, अब उसके पास क्या अधिकार है, जैसे हम बोल रहे थे उसके पास क्या क्या अधिकार है। पहला है कि उसे अपने आप को डिफेंड करने का, अपने आप को बचाने का पूरा अधिकार होगा। अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी क्राइम शुड गेट एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हरसेल्फ और हिमसेल्फ, उसे अपनी बात रखने का, अपना केस डिफेंड करने का पूरा अधिकार होगा। ओके, नो पर्सन वुड बी, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड 3 राइट्स, इसमें 3 राइट्स हैं। जो अक्यूज्ड है, जिसको अरेस्ट कर लिया गया, उसकी बात कर रहे हैं, राइट्स ऑफ अक्यूज्ड। ओके, अक्यूज्ड हम उसे कहते हैं जिस पे कोई इल्जाम है, जो अक्यूज्ड है उसके पास क्या राइट्स है, उसके पास 3 राइट्स हैं। पहला, नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस, किसी ने कोई एक क्राइम किया, उसको सजा सुना दी गई, फिर उस क्राइम के लिए उसको दोबारा से सजा नहीं दी जा सकती। ओके, सपोज somebody has committed a crime, somebody has committed a murder and he is put in jail for 3 years and then बाद में उस केस को रीओपन किया जाए, फिर कहा जाए कि नहीं ये 3 साल बहुत कम था और इसको और सजा होनी चाहिए एंड उसको दोबारा फिर और 2 साल की सजा दे दी जाए। नो, दैट इज नॉट राइट। एक क्राइम के लिए जब किसी ने एक बार सजा उसकी काट ली है तो फिर उसको दोबारा सेम ऑफेंस के लिए उसको पनिश नहीं किया जा सकता। बट इफ दैट पर्सन हैज कमिटेड सम अदर क्राइम देन ही कैन बी पनिश्ड फॉर द अदर क्राइम। ओके, लेकिन सेम क्राइम के लिए नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस।
नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम अ बैक डेट। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है कि बैक डेट में जाके सपोज आज की डेट में कोई काम करना इलीगल नहीं है एंड अगली साल कोई कानून बन जाता है एंड वहाँ पर उस चीज़ को गलत बता दिया जाता है। दैट डज नॉट मीन कि बैक डेट में जाके कि नहीं ये आपने काम किया था ये इलीगल है तो आपको सजा होगी। ओके, सो बैक डेट में जाके लॉ में कुछ नहीं हो सकता। थर्ड राइट इज नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अपने ही खिलाफ बयान देने के लिए उसको फोर्स नहीं किया जा सकता, उसको नहीं कहा जा सकता। ओके, नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट राइट और बहुत सिंपल राइट है दैट ऑल्सो आई थिंक आई कवर इन दिस एंड ये बहुत लेंथी नहीं है, बहुत शॉर्ट है ये, और ये हमारी थर्ड राइट है एंड दिस इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कई लोग कहते हैं कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट अगेन आई टोल्ड यू कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे 1946, 47, 48 में। ओके, आज के कंटेक्स्ट में नहीं, उस समय बहुत सारी चीज़ें थी। बॉन्डेड लेबर, ओके, बंधुआ मजदूर जिसको कहते हैं कि लोगों से को उनसे काम कराया जा रहा है, कोई अधिकार नहीं है, कोई पेमेंट नहीं किया जा रहा है, सो बॉन्डेड लेबर एग्जिस्ट करता था। फिरोजाबाद में यूसी के बहुत सारे ग्लास फैक्ट्रीज में ये अभी भी है एंड वहाँ पर उसकी पुलिस इसको रोकने के लिए बहुत कोशिश करती है कि वह रेट होती है वहाँ पर। तो बॉन्डेड लेबर बहुत प्रेवलेंट था। ये ज़मींदार लोग, ये लोग बहुत बॉन्डेड लेबर करते थे। वीविंग इंडस्ट्री में जो कारपेट मेकिंग है वहाँ पर हम देखते हैं कि बॉन्डेड लेबर बहुत है। तो ये बॉन्डेड लेबर को ख़त्म करने के लिए तीन तरह के ऑब्वियसली समाज में गलतियाँ पाई गई। एक कि बॉन्डेड लेबर बहुत था, इसको बैन करना जरूरी था। ओके, ये एक्सप्लॉइट किए जा रहे थे लोग, तो इसको रोकना जरूरी था। सेकेंड इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, लोगों को खरीदना या बेचना ऐसा होता था। इसी को हम कहते हैं ट्रैफिक। ये जो वर्ड है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ओके, सो दिस वर्ड ट्रैफिकिंग, सो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ट्रैफिक का मतलब है लोगों को खरीदना या बेचना, ये इलीगल कर दिया गया। एंड थर्ड वाज बेगर, दिस नॉट BEGGAR वाला बेगर नहीं है, ये भीख मांगने वाला नहीं है। दिस वर्ड इज डिफरेंट, दिस इज BEGAR, बेगर, प्रोनाउंसिएशन सेम है। दिस मीन्स फोर्स्ड लेबर, किसी से जबरदस्ती काम करवाना, वो अगर नहीं करना चाह रहा है और हम उससे काम करवा रहे हैं, बेगर हो जाएगा वो। अगर पे कर रहे हैं तब भी, वो काम नहीं करना चाह रहा है, हम उससे फिर भी काम करवा रहे हैं, तो बेगर हो जाएगा। सपोज समबडी इज वर्किंग, उसने 6 घंटे 8 घंटे आपका काम किया, फिर उसने कहा कि नहीं आज आपको ओवर टाइम करना होगा, अब 4 घंटे और काम करो, नहीं तो हम ये पैसा भी नहीं देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। तो किसी से फोर्सफुली काम नहीं कराया जा सकता। सेकेंड इज कि किसी से काम कराकर उसे पैसा न देना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बेगर। तो बेगर ये भी बहुत होता था, बहुत सारे ट्राइबल्स लोगों से, बहुत जगह गांव में जमींदारी सिस्टम में ये बहुत था कि लोगों को हवेलियों में बुला लिया जाता था, वहाँ वो काम करते थे, जमींदार के खेतों में काम करते थे, लेकिन उसका उन्हें कोई पेमेंट नहीं होता था। ओके, और कई बार वो काम करने के लिए तैयार नहीं होते थे, तो उनके साथ मारपीट की जाती थी। तो ये 3 एक्सप्लॉयटेशन जो थे समाज में, एक कि बॉन्डेड लेबर था, ओके, उसको ख़त्म किया गया, एंड दूसरा है ऑब्वियसली तो सेकेंड वन वाज ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, लोगों को खरीदना और बेचना। सो वन सच फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन अ कंट्री हैज बीन बेगर और फोर्स्ड लेबर विदाउट पेमेंट, इसको कहते हैं फोर्स्ड लेबर विदाउट पेमेंट। ओके, जब पेमेंट हम नहीं करते हैं और उससे जबरदस्ती काम कराते हैं तो वो बेगर कहलाता है। दूसरा एक्सप्लॉयटेशन वाज सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, उसे स्लेवरी कहो या फिर कोई भी नाम दिया जा सकता है, बट एक्सप्लॉयटेशन इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड यूजिंग देम एज स्लेव्स। ओके, थर्ड इज बॉन्डेड लेबर व्हिच स्टिल कंटिन्यूज इन इंडिया टुडे। तो ये बॉन्डेड लेबर अलग है एंड बेगर फोर्स्ड लेबर अलग है, किसी से जबरदस्ती काम करवाना अलग है, और किसी को हमेशा कैप्चर करके रखना और उससे ज़िंदगी भर काम करवाना, कुछ पेमेंट नहीं करना, उसे बॉन्डेड लेबर कहते हैं। ओके,
सो फोर्स्ड लेबर जबरदस्ती काम कराना, बेगर एंड बॉन्डेड लेबर में फर्क है। सो बेगर को बैन किया गया, बॉन्डेड लेबर को बैन किया गया, एंड ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स मतलब लोगों को खरीदना और बेचना, इन 3 चीज़ों को माना गया है। एंड दिस इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये 3 तरह के एक्सप्लॉयटेशन इंडियन सोसाइटी में बहुत है, इनको तुरंत रोकने की ज़रूरत है, इसीलिए ये राइट टू एक्सप्लॉयटेशन हमने इसको डाला। इसकी अभी भी ज़रूरत है क्योंकि इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि बेगर होता है, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स होती है, एंड बॉन्डेड लेबर भी प्रेवलेंट है। तो ये राइट होने के बावजूद भी इतने साल बाद भी हम देखते हैं कि इंडियन सोसाइटी से ये ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इन राइट से बहुत मदद मिली है। ये फंडामेंटल राइट है, एंड इन सब इन एक्सप्लॉयटेशन, ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, इन्हें ख़त्म करने में इस राइट से बहुत मदद मिली है। तो टुडे वी सॉ राइट टू फ्रीडम एंड राइट against exploitation. Okay, then in the next class we'll be covering a very important right, and that is right to freedom of religion. इसे समझना बहुत ज़रूरी है। Okay, बहुत important right है ये। And then cultural and education rights, and then the last one which is the most important right है, B.R. अम्बेडकर ने उसे हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था कि बाकी सारी राइट्स का कोई मतलब नहीं है अगर ये राइट नहीं है, एंड वो थी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, सो विल बी बेसिकली कवरिंग, वी हैव कवर्ड 3 राइट्स, विल बी कवरिंग 3 मोर। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास विल बी टेकिंग राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये जो 4th राइट है इसे हम कवर करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स ऑल इन दिस क्लास। थैंक यू।